तो मुझे ये लगता है कि इसके दो तीन कारण हैं। एक सबसे मुख्य कारण जो है वो यही है कि एक तो हम विविध भाषी देश हैं, तो हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं, कभी यूँ कहा जाता है कि हर राज्य की तो अपनी भाषा है ही, राज्य में भी कई कई भाषाएं हैं। तो इस दृष्टि से उन सभी का प्रभाव हिंदी पर आता है, और जो हमें आंकड़े मिलते हैं वो भी इसीलिए कई बार संदिग्ध से लोगों को दिखाई देते हैं और वो इस तरह के सवाल उठाते हैं। लेकिन फिर भी इसके उलट एक सकारात्मक पक्ष है। मैं ये कहूंगा कि हिंदी अब कई तरीके से बढ़ रही है, वो व्यावसायिक तरीके से भी बढ़ रही है और फिलहाल नहीं है। बिल्कुल नकारात्मक बात तो कहीं है ही नहीं कि जब विश्व तीसरे नंबर पर भाषा बोली जाती है तो नकारात्मक कोई सवाल हो ही नहीं सकता है। लेकिन बात ये आती है कि हम राजभाषा के रूप में तो आज भी मानते हैं, लेकिन जब राष्ट्रभाषा की बात आती है तो हम थोड़ा कहीं ना कहीं बदले झांकते हैं। राजेंद्र जी सही कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि भले ही हम आज विश्व में तीसरे नंबर की भाषा और उससे भी बढ़कर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। पूरे देश को अगर हम की स्थिति दयनीय कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। हाँ ठीक है, गोविंद जी ने कहा कि धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ना 70 साल के बाद या 50 में जैसे इसको मान्यता मिली उसके बाद वो संतोषजनक नहीं है। आज हम अपनी सुविधा की बात को अगर छोड़ दें तो चाहे बैंकों में देखिए, चाहे एजुकेशन में देखिए, चाहे प्रशासन में देखिए, अंग्रेजी और यहाँ तक कि जहाँ हमें न्याय मिलता है वहां तक अंग्रेजी का प्रभुत्व है। तो ये बात बड़ी गंभीर है। भले ये बात अंग्रेजी की हम करते हैं क्योंकि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी के रूप में है, लेकिन इसके बावजूद एक बात है कि जो सन 50 में 52 में या 60 के आसपास राजभाषा की जब द्रविड़ मूल के राज्यों में इसका भारी विरोध हुआ करता था, आज वहां पर हिंदी बहुत अच्छे से बोली जाती है। और वैश्विक परिदृश्य में यदि आप देखें तो आज विश्व के इतने सारे देश हैं जहाँ पर हिंदी का पढ़ाया जाना, विश्वविद्यालयों में हिंदी को बोला जाना और हिंदी को उन देशों के द्वारा वास्तविक रूप में अंगीकार किया जाना बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। हाँ, उस दृष्टि से आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है। दक्षिण में जहाँ पहले हिंदी का नामो निशान नहीं था, आज आप जाइए पर्यटक की दृष्टि से आपको हिंदी समझने वाले मिल जाएगा, फूटी फूटी बोलने वाले मिल जाएंगे। लेकिन जो स्थिति साहित्यिक रूप से मातृभाषा के रूप में जो हिंदी की होनी चाहिए वो ये मेरा मानना ये है कि हमारे यहाँ जब हम अंग्रेजी से तुलना करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये दिखाई देती है कि हिंदी को रोटी से रोजगार से नहीं जोड़ा गया। आज भी अधिकांश परीक्षाएं अंग्रेजी माध्यम से की जाती हैं, भर्ती परीक्षाएं हैं, साक्षात्कार आदि है और उसके पीछे अपने तर्क हैं लोगों के, लेकिन तर्कों के बावजूद हिंदी को आम जन की भाषा तो माना जाता है। मैं हिंदी बोलूंगा, अगर मैं सिने कलाकार हिंदी बोलूंगा, मैं खिलाड़ी हूँ मैं हिंदी बोलूंगा, लेकिन जब मैं अपनी कोई परीक्षा दूंगा, कोई इम्तिहान दूंगा, कोई इंटरव्यू दूंगा, कोई फॉर्मल इंटरव्यू दूंगा, मैं अंग्रेजी में ही संचालित करना पसंद करता हूँ। इसके पीछे कारण ये है कि उच्च तबके से, देश के ऊंचे तबके से हिंदी को नहीं जोड़ा गया जिस तरह से अंग्रेजी जुड़ी हुई। अब अंग्रेजी यही कारण है कि नीचे के स्तर पर नहीं जानते हुए भी लोग हैरानी से देखते हैं, लेकिन स्वीकार करते हैं अंग्रेजी को, गलत गलत बोलते हैं। लेकिन वही बात है कि जब मान लीजिए मैं आज IAS परीक्षा की बात करूं, आप ये कहेंगे कि वहाँ हिंदी की छूट है, लेकिन अब भी बहुत कम, अंग्रेजी की तुलना में बहुत ही कम प्रतिशत बच्चे उसमें आते हैं और जो आते हैं उनके साथ जो व्यवहार जो होता है हर स्तर पर वो भी साफ दिखाई देता है और थोड़े समय बाद करने लगते हैं कि उनके संग कहीं ना कोई इस तरह की बात है जो उनके में नहीं जाती। लेकिन हिंदी समृद्ध हुई है और इस तरह से वैज्ञानिक स्वरूप हिंदी का देखने को मिलता है जो हमारे सामने है।
क्योंकि जैसा हम बोलते वैसा हम लिखते हैं। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब हम किसी भाषा की तुलना, हम किसी भाषा विशेष का नाम ना भी ले लें, तो यदि हम तुलना करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो 52 भाषा माने जाते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो तमिल में देखेंगे तो आपको तमिल सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है, समृद्ध मानी जाती है, तो वहाँ पर इसकी संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन मलयालम में त्रिपुरा मूर्ति की बात करते हैं, तो पूर्व की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इसकी संख्या कम हो जाती है। उसी दृष्टिकोण से देखते हैं तो भाषा का आधार हिंदी का जो विकास है, और उन राज्यों में और वैश्विक स्तर पर तो बहुत ज्यादा बस यही है, ये संतोष जरूर है कि हिंदी संख्या की दृष्टि से बढ़ रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि अगर हम उस तबके का जिनके बीच में हिंदी ज्यादा बढ़ रही है या बढ़ी है, उस तबके का देश की अर्थव्यवस्था में, देश की सामाजिक व्यवस्था में, देश की राजनीतिक व्यवस्था में उसकी भूमिका क्या है, कहाँ ये लगता है कि हिंदी जो है वो सम्मान नहीं प्राप्त कर पा रही। राष्ट्रभाषा जब कहते हैं, राष्ट्रभाषा का मतलब है कि सर्व स्वीकृत पहले नंबर पर। वो जो लोग मजाक में कहते हैं कि हिंदी के लिए 2 दबाइए, वो एक संकेत ही है एक तरह का, कि इसलिए सबसे बड़ी बात है। आपका कहना है हिंदी के लिए 2 दबाइए, 1 दबाइए और अंग्रेजी के लिए 2 दबाइए, या किसी भी अन्य भाषा के लिए कुछ भी दबाइए, वो बात अलग है। लेकिन वो ये पता चले कि हमारी मुख्य भाषा तो हिंदी है। अगर आपसे कुछ नहीं कहा जाता तो आप हिंदी में ही बोलेंगे, लेकिन हिंदी में आप तब बोलते हैं जब आपको इसकी छूट मिलती है। नहीं तो आप साक्षात्कारों में देखिए आज भी लोगों में ये मानसिकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि अंग्रेजी के जो अभ्यस्त लोग हैं, आज लोगों में ये भी अभ्यास बोलते रहते हैं। जब आप उनसे कहेंगे कि इस काम को आप हिंदी में भी कर सकते थे, तब वो आपसे कहेंगे कि हमें तो कहा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। इस तरह की बातें आती है। तो ये जो जिसको कहते हैं कि ट्रांजिशन का पीरियड जो है हिंदी का, और अब वही है कि जो नया व्यक्ति है वो तो इस बात को मान लेगा, लेकिन जो आदमी 40 साल से 50 साल से काम कर रहा है वो इस बात को नहीं मानता। वो कहता है इतना लंबा। अभी रिजवानी जी ने बात की थी कि 70 साल तो हो गए और कब तक ट्रांजिशन पीरियड चलेगा, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा रिजवानी जी, एक बात आप बताइए कि तमाम विसंगतियों, तमाम विषमताओं के बावजूद क्या ऐसा नहीं है कि आज पूरे देश को जोड़ने वाली एकमात्र संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ही है? निस्संदेह हिंदी पूरे देश को जोड़ने का काम कर रही है, लेकिन अभी वो अपने लक्ष्य पे जिसे कहते हैं कि खरीद नहीं हो जाती। नहीं, ये तो आप मानते हैं कि पूरी जो दुनिया में अगर हम भाषा की बात करते हैं, हिंदी राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो चाहे आप पूर्वोत्तर के राज्यों में देखें, दक्षिणी राज्यों में देखें, चाहे कच्छ और गुजरात को देख लीजिए या जम्मू कश्मीर के इलाके में देखिए, कहीं भी कश्मीर से कन्याकुमारी और काठियावाड़ अगर आप देखेंगे तो वहां क्या आपको महसूस होता है कि हिंदी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो हर व्यक्ति समझ लेता है, हर व्यक्ति आपकी बात से सहमत होगा, तो आपको जवाब आज ये स्थिति तो है, ये स्थिति तो बन गई है। सरकार भी अपने हिसाब से प्रयास कर रही है कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ तक कि जो राजभाषा अधिकारी बैंकों में होते हैं या अन्य संस्थाओं में होते हैं, उनका काम भी यही होता है कि भी हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। मेरे पास एक बड़ा रोचक उदाहरण है। मेरे एक मित्र हैं जो कि उदाहरण पुराना है, उस समय वो राजभाषा अधिकारी थे बैंक में। तो मैं उनके पास किसी काम से गया हुआ था, समय होने वाला था कि बैंक का टाइम हो रहा है, तो उनके सबऑर्डिनेट ने उनको कहा ये हेड ऑफिस से 6 पेज का लेटर आया, अब 3 दिन का समय है, पहुंचाना भी है और उसको हिंदी में करके देना है क्योंकि अपना दायित्व है। तो बड़ी असमंजस वाली स्थिति थी उनके सामने। तो आप जानते हैं इसका तोड़ उन्होंने क्या निकाला कि भी हिंदी को बढ़ावा देने वाला राजभाषा विभाग कैसे काम करता है। उन्होंने एक कवरिंग लेटर बनाया हिंदी में कि भाई हमें केंद्र से, केंद्रीय कार्यालय से ये निर्देश प्राप्त हुए हैं, हम इन्हें आपको दे रहे हैं। यानी कि उन्होंने अपना दायित्व पूरा कर लिया कि हमने कार्रवाई हिंदी में किया। की बात और वो अंग्रेजी का जो लेटर था उसको नथी करके भेज दिया। वो ये
बरकरार आप मुझे बताइए कि वो हिंदी का जो आप प्रसार या हिंदी का जो बढ़ावा देने वाली बात है तो या तो खत्म हो गई एक वजह पे। देखिए, उस समय जो स्थिति थी वो शायद ये थी कि आपको हिंदी के पत्रों की संख्या बढ़ानी है, और जैसे ही आपने कवरिंग लेटर उस पर लगाया तो वो जो पत्र था वो एनक्लोजर हो गया, पत्र नहीं रहा, तो तकनीकी रूप से। और जैसा आप देखते हैं कि आज तकनीक का समय है, तकनीकी समय है, तो बहुत सारे नए नए शब्द वैसे भी आ रहे हैं तो वो हिंदी में पढ़ने में सुविधाजनक तो रहते हैं। अभी भी आप देखिए बहुत सारी दवाओं के नाम अगर हिंदी में न लिखे हो तो लोगों को पता नहीं चलता कि क्या है, फिर खाली अंग्रेजी में लिखा हो। उस दृष्टि से हिंदी बढ़ रही है। लेकिन आज भी अगर एक, जैसे हम किसी पेड़ को देखते हैं, किसी लाइन को देखते हैं, वहां अगर एक व्यक्ति अंग्रेजी लिखा हुआ है तो इसकी दहशत या उसका वर्चस्व जो है साफ दिखाई दे जाता है। देखिए गजेंद्र जी, आपने जो एक उदाहरण दिया, मैं व्यक्तिगत अपनी बात करता हूँ कि मेरे साथ में जो एक घटी हुई घटना है मैं उसको भी आज यहाँ पर सबके साथ अगर सम्मिलित रूप से बताया जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं केरल घूमने गया था और त्रिवेंद्रम में मैंने पद्मनाभम मंदिर का रास्ता अंग्रेजी में पूछा था, क्योंकि मैंने मान लिया था कि वहां पर हिंदी समझने वाले लोग नहीं है, परिवार सही जाना था। लेकिन जब मैंने उस व्यक्ति से अंग्रेजी में पूछा तो उसने मुझे हिंदी में जवाब दिया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि मैं उत्तर भारतीय हूँ, शायद मैं यहाँ मलयालम नहीं जानता हूँ। बहुत अच्छी बात है ये। मैंने सोचा शायद ये मेरे उसी के प्रांत का या उसके आसपास के कहीं उत्तर भारतीय होगा, इसलिए शायद समझ के मुझे ये दिया है। एक सामने और चल के फिर मैं थोड़ा गफलत में था, एक व्यक्ति से फिर पूछा, वो बिल्कुल ठेठ मलयाली लग रहा था। मैंने उससे अंग्रेजी में ही पूछा क्योंकि मलयालम मुझे नहीं आती है, तो उस हिसाब से मैंने पूछा, उसने भी हिंदी में जवाब दिया। तो मुझे खुद को शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं अंग्रेजी में इनसे पूछ रहा हूँ, ये लोग मुझे हिंदी में जवाब दे रहे हैं। और उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे रास्ता बताया कि पद्मनाभम मंदिर आप इधर से जाइए, दाहिने हाथ जाएंगे, घूमिए, रास्ते में सीधा मंदिर मिलेगा। तो ये हिंदी के लिए सुंदर है। हाँ, तो ये मेरे साथ घटी हुई घटना है। तो ये इस घटना को देखने के बाद मुझे लगा कि हिंदी जब संपर्क भाषा के रूप में हम बात करते हैं तो ये केवल बात करने वाली बात नहीं है। वस्तुतः स्थिति है कि यदि हम मणिपुर के किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो भी हम हिंदी में बात कर सकते हैं सहज रूप में, त्रिपुरा में किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अब तो सबसे ज्यादा विरोध तमिलनाडु में होता था, वहां भी अब इतना विरोध नहीं है, क्योंकि यदि हम तमिल भाषी लोगों से भी बात करते हैं तो वो हिंदी सहज रूप से समझ लेते हैं। और समझ रहे हैं तो इसका मतलब वो भले ही उनका प्रोनाउंसिएशन हमसे अलग हो सकता है, उनका उच्चारण का वो एक अलग तरह के भेद से उच्चारित उसको कर सकते हैं, लेकिन हिंदी बोलने का प्रयास तो कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में जो विरोध की स्थिति थी वो नरम हुई। तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कि जो 1950 में समिति बनी उसमें तमिल में जो भाषी है लोगों ने सबसे ज्यादा विरोध किया। और अभी सन 2001 या 2 के आसपास देखिए कि जब हिंदी राजभाषा की जो कमेटी बनाई, संसदीय कमेटी बनाई गई, उसका अध्यक्ष है वो तमिलनाडु के सांसद है। फर्क तो खैर पड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक आप बहुत सही कह रहे हैं कि अनुभव एक बार मुझे दिल्ली में हुआ कि विदेशी विश्वविद्यालयों में बाहर, देश से बाहर हिंदी पढ़ाने वाले कुछ शिक्षक ढूंढने के लिए उनका एक डेलीगेशन दिल्ली में आया हुआ था। तो वहाँ यही अनुभव हमें हुआ कि वो लोग हमें कहने लगे कि हम लोग, जब हमें पता चला कि हमें भारत जाना है, हिंदुस्तान जाना है, तो हम छोटी छोटी डिक्शनरियां खरीद कर, हम में से अधिकांश लोग तो है उसका अभ्यास करते हैं। सब जो लोग हिंदी पढ़ाने वाले थे वो जानते हैं, पर बाकी लोग भी। लेकिन यहाँ उन्हें देखते ही हम ये सोचते कि ये विदेशी है, हम उनसे अंग्रेजी में बात करने लग जाते हैं। तो वही बात हमारे संग दक्षिण में होती है। ये अनुभव एक बार चेन्नई में मुझे भी हुआ कि एक कुली से मैंने पूछा कि अरे तुम तो हिंदी बोल रहे हो, लोग हमें कहते थे कि मद्रास में हिंदी नहीं चलती। कुली ने यही कहा कि साहब आपकी जेब से पैसा निकालना है मुझे, तो आपकी भाषा बोलनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो वही बात है, जेब से पैसा निकालना है तो आपकी भाषा बोलनी पड़ेगी। ये चाहे भोजपुरी में ही किया जाने वाला काम हो, लेकिन हिंदी को तो बढ़ावा मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। तो इसलिए हमें लगता है कि जितना उसे इस बात से जोड़ा जाएगा, रोजी रोटी से जोड़ा जाएगा, रोजगार से जोड़ा जाएगा, तो निश्चित रूप से वो स्तर भी, वो स्थिति भी आ जाएगी। तो हम चाहते हैं। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि कार्यालयीन जो भाषा है वो अंग्रेजी के माध्यम के बजाय पूरी तरह से हिंदी में की जानी चाहिए। और हमारे उच्चारण का है, आप गुजराती कहें, मराठी कहें, तमिल, मलयालम, जितनी भाषाएं हमारी है, बांग्ला से, तो उन भाषाओं में
फिर वो भी कहेंगे कि हिंदी के साथ हमारी इसके साथ सवाल, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो फिर हम बात वहीं ले दे के आ जाती है कि हम कहाँ और कैसे करें। हाँ, तो उसमें देखिए वही वाली बात है। अभी आप कह रहे हैं कि उसमें क्या दिक्कत है, उसमें दिक्कत केवल यही है। अब जैसे मैं राजस्थान का उदाहरण दूं, हो सकता है थोड़ी सी ये बात थोड़ी सी कुछ लोगों को कड़वी लगे, लेकिन यहाँ अभी ये वो हो रहा है कि जब 2021 की जनगणना हो, इसमें लोगों से कहा जा रहा है कि आप हिंदी की जगह पर मातृभाषा राजस्थानी, तो ठीक है कि ये राजस्थानी के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि राजस्थानी को मान्यता मिलेगी, ठीक, लेकिन वो जब 10 लाख लोग हिंदी लिख देंगे तो हिंदी से 10 लाख लोग लिखेंगे, है ना? तो कहीं ना कहीं एक जब हमें एक हाथ में कुछ मिलता है, लेकिन एक और बात है कि जब आप राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं तो राजस्थानी को अभी भाषा का दर्जा नहीं है, 8वीं अनुसूची में उसको अभी शामिल किया गया है। ये प्रयास राजनीतिक दृष्टिकोण से या इसको भाषा का दर्जा दिलवाए जाने के लिए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन हिंदी के साथ यकीनन ये कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो सकता है। आपका ये अंदेशा है, आपका जो डर है वो कहीं ना कहीं सही लग रहा है। हाँ, तो यही बात है। और ये हम केवल राजस्थान की बात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति बहुत सारे राज्यों में है। आज उत्तर प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, बिहार के लोग कहते हैं जब देश आजाद हो रहा था तो हमारी भी भाषाएं थी, लेकिन हमने सेक्रीफाइस किया, हमने त्याग किया, हमने उन्हें छोड़ दिया, हमने उन्हें हिंदी में विलीन कर दिया। लेकिन जो क क्षेत्र और ख क्षेत्र और ग क्षेत्र बांटे गए, तो जो अहिंदी भाषी राज्य थे उनकी भाषाओं को मान्यता भी, उनके यहाँ सरकारी कामकाज भी होता है। तो आज वो लोग भी कहते हैं कि हमें भी उनकी छूट मिलनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत तो एक ही राज्य में रहता है तो उसका काम तो उस भाषा से चल जाएगा, लेकिन जब एक राज्य से दूसरे राज्य में आप जाएंगे या आपका साबका उन लोगों से पड़ेगा जो दूसरे राज्य से आते हैं, तो फिर वहां आपको ना उनकी भाषा से काम चलेगा ना अपनी भाषा से। ऐसे में वहां आपका काम तो आप कहते हैं कि अंग्रेजी से चल जाएगा। तो हम यही कहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं की तुलना नहीं, वो अंग्रेजी वाली जगह जी को दी जाए तो राष्ट्रभाषा अपने आप बन जाएगी। मतलब विरोध केवल अंग्रेजी के प्रति है, हिंदी के एक बात सामने स्थानीय भाषाओं से बिल्कुल नहीं है, वो अपने क्षेत्र में। लेकिन एक बात और सुखद जो देखने को आ रही है, आप अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं, हॉलीवुड की जितनी फिल्में बनी है उन अधिकांश फिल्मों को हिंदी में डब करके और भारत में दिखाया जा रहा है, और भारतीय जो दर्शक हैं उनके लिए हिंदी का स्वरूप सामने आ रहा है। क्या सिनेमा का योगदान हिंदी भाषा के विकास और इसके संवर्धन के लिए माना नहीं जाना चाहिए? ये तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, माना ही जाना चाहिए। अब हिंदी के विकास के लिए उनका योगदान को तो नकार नहीं सकते, लेकिन हिंदी को जितना उन्होंने बिगाड़ा है कसम बहुत गैर जरूरी है, उसके लिए भी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। लेकिन क्योंकि आम बोलचाल की भाषा अवध और उसके आसपास के इलाके की हिंदी, मुंबई की हिंदी, उड़ीसा की हिंदी और भोजपुरी जो भाषा के प्रभाव में रहने वाले जो प्रांत हैं या क्षेत्र हैं उनकी हिंदी, राजस्थान के लोगों की हिंदी और हरियाणा की, वो तो देखिए उच्चारण के हिसाब से अलग रहेगा, उसको तो कुछ नहीं किया गया। लेकिन एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, हर फिल्मी कलाकार में हर शब्द का जानबूझ कर यूज कर रहा हूँ। हो सकता है कि सर के पीछे 95%, लेकिन फिर भी हर बोला जाए। हर फिल्मी कलाकार काम तो फिल्मों में करता है, हिंदी फिल्मों में करता है, लेकिन जब आपस में बात करते हैं या कहीं इंटरव्यू या ऐसी बात होती है तो वो अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में नहीं। इसको क्या ये एक जो एलिट क्लास का जो एक कमरा लग गया है अंग्रेजी के साथ में कि अगर आप कुलीन वंशीय है या एलिट क्लास में है तो आपका पीयर ग्रुप अंग्रेजी बोलता है तो आप अंग्रेजी ही बोले और अंग्रेजी में आपका सम्मान कहीं ज्यादा होगा। ये भावना हमारे कहीं एक मानसिक ग्रंथि या एक हमारे मन बन गई। आप बहुत ठीक कह रहे हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले जब हम विश्व कप जीते थे क्रिकेट का, तो कपिल देव को ये अनुभव हुआ कि मेरे से हर जगह मेरी बात को सुनना चाहते थे लोग, लेकिन ये चाहते थे कि मैं अंग्रेजी में बोलूं। इसका नतीजा ये हुआ कि कपिल देव को अंग्रेजी सीखनी पड़ी और उस समय का रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो निकला उसके वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए। वो जो है उसका प्रचार वो उन्हीं के आधार पर करते थे। इसी किताब से कपिल ने अंग्रेजी। लेकिन ये बात आपकी सही है, लेकिन उस स्थिति में क्या कहेंगे जब आप और जैसे लोग
उठते बैठते दैनंदिन जीवन में और व्यवहार में हिंदी बोलते हैं, लेकिन जब कार्यस्थल पर जाते हैं जिसमें विभिन्न कार्यस्थल शामिल है, बैंक है, प्रशासनिक है, न्यायालय है, तो वहां क्यों अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हैं? न्यायालय वहां सिर्फ अंग्रेजी चाहिए होती है। न्यायालय की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में आज भी अंग्रेजी में ही सारे जो फैसले लेके जाते हैं, भले ही उनका हिंदी अनुवाद बाद में आता हो। तो ये स्थिति वास्तव में विचारणीय है कि जो फैसले हो, चाहे वो न्यायालय की स्थिति हो, चाहे कार्यालयों की स्थिति हो, वहाँ राजभाषा का दर्जा नहीं, राष्ट्रभाषा मानते हुए हम इसे अंगीकार करें और हिंदी में ही सारी बातें कहें। कम से कम जो उपयोग की भाषा है जिसमें हम जी रहे हैं, कम से कम आप उसको तो हमें अपनाना चाहिए। एक बार मुझे ध्यान में कोर्ट की ही बात हो रही थी, वहाँ एक वकील साहब ने मुझे ये बताया, वो हिंदी के बड़े पक्षधर थे। वो ये उनको इस बात का दुख था कि जज जो है अंग्रेजी में फैसले देते हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरे दोनों क्लाइंट जो है ये कहते हैं कि हम लड़े हिंदी में थे खेत के ऊपर, हमेशा एक दूसरे को हिंदी में ही बोलते हैं, लेकिन हम वहां पे कोर्ट में हमें अंग्रेजी अनुवाद लेके जाने पड़ते हैं कि किसने किसने क्या कहा। तो ये स्थिति हालांकि पुरानी है, अब ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी पूरी तरह नहीं है। आज भी यही है कि कई बार कोर्ट की वजह से वो जो है ये कोर्ट को भी सोचना होगा, न्यायालयों को सोचना पड़ेगा कि इसमें उनकी भी भूमिका है और उनकी बात कोर्ट तक जाती है और लोग जो है जो वो चाहते हैं वो करना लोगों की इच्छा होती है, उनका दायित्व होता है। तो अगर वो हिंदी में या उनको उनकी भाषा की छूट देंगे, बहुत सारी औपचारिकताएं अगर हम कहेंगे तो आपको जैसे देखिए उन्होंने यो कहा कि बहुत सारे लोग कोर्ट में कह देते हैं कि भाई मुझे तो ये पता ही नहीं, मेरे से काहे पे साइन करा लिए थे बैंक में लोन लेते समय, क्या कागज थे वो अंग्रेजी में थे। तो आपने ये नियम बना दिया कि किसी भी व्यक्ति के साइन देते समय नीचे आप एक नीचे नोट लिखेंगे कि मुझे मेरी भाषा में समझा दिया गया है और वहाँ किसी साक्षी के साइन देंगे। ये बात शुरू हो गई, लेकिन अब इतनी औपचारिकताएं जो है बढ़ती गई और लेकिन उनका जब हम कुल मिला के लाभ की बात देखते हैं तो लाभ की बात नहीं आती, क्योंकि आज भी जो इंश्योरेंस के कागज देखेंगे, म्यूचुअल फंड्स के कागज देखेंगे, उनके पीछे जो कंडीशंस लिखी होती है वो सब अंग्रेजी में होती है। तो वहां अगर कोई केस कोर्ट में जाता है तो वो अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है, उन्हीं चीजों को पढ़ना। एक बात और कहीं कहीं अंग्रेजी की बजाय हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो उस हिंदी को उन्होंने अनुवाद के हिसाब से इतना जटिल बना दिया है तो भैया ऐसे तो क्या अंग्रेजी पढ़ना, एक बहुत बड़ा जो संकट सामने आता है हिंदी, क्योंकि मैं अनुवाद पे ही आ रहा था, गोविंद साहब ने अनुवाद की बात की थी, तो मैं अनुवाद की बात पे ही आपसे जानना चाह रहा था। जब हम भाषा का अनुवाद करते हैं तो भाषानुवाद, भावानुवाद और शब्दानुवाद, तो जब हम यहाँ ये ऐसा लगता है कि शब्दानुवाद कहीं ज्यादा हो रहा है, इसमें हमें मध्यम मार्ग चुनना पड़ेगा। भावानुवाद जैसे कविता का भावानुवाद किया जाता है, शब्दानुवाद किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, अनुवाद कर रहा था, एक शब्द आया नीचे, NNICHE, पूरी डिक्शनरी में देख लिया, नीचे का अर्थ था कोई खास जगह। अब जहाँ शब्द को फिट करना था अनुवाद में, वहां पर कोई खास जगह तो सोच विचार करके ये निकाला, ये खास जगह, इसका मतलब दीवार में या कहीं कोई खास जगह है, ये उसका वर्णन करना है, यानी कि विशेष। और यहाँ भावार्थ काम आया, शब्दानुवाद अगर लेकर के चलते तो इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया है कि भावानुवाद, शब्दानुवाद और भाषानुवाद, जब अनुवाद की बात चलती है तो अभी हम ये बड़े जिक्र कर रहे थे कि भाषा के लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं और सारी बातें ऐसी हैं जहां हम अंग्रेजी को तरजीह देते हैं, अंग्रेजी में बात करना पसंद करते हैं। लेकिन अब जब तकनीकी युग है और तकनीकी क्रांति में देखें तो चाहे हम गूगल ट्रांसलेटर की बात करते हैं, गूगल ट्रांसलेटर या रही सही स्थिति खराब कर दी, हम उसी बात को करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर केवल शब्दानुवाद है, भावानुवाद की बात नहीं है और भावनाएं कंप्यूटर में नहीं होती है। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो उसमें भाषा विज्ञानी, भाषा शास्त्री जितने भी हैं और व्याकरणाचार्य जितने हैं, क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि वो ऐसी स्थिति के लिए गूगल से भी बातचीत करके उन शब्दों का सही, क्योंकि भाषा को समझ करना है तो गूगल के साथ भी हमें बात करनी चाहिए, ट्रांसलेटर में, क्योंकि वो भी सॉफ्टवेयर में डाले गए शब्द हैं और
वहां पर जितने उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से वहां पर जो शब्द हैं उनका ही वो इस्तेमाल करके अनुवाद कर देते हैं। जब हम भावानुवाद की बात करते हैं तो बहुत सारे समानार्थक शब्द या उपयुक्त शब्द हमें मिल जाते हैं या हम ले सकते हैं। तो आपने जो ऐसी सुझाव दिया है बहुत बड़ा मतलब लंबा कार्य है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन होगा? निश्चित रूप से ऐसे लगता है सरकार में ये सोच नहीं है। सरकार अगर हिंदी को बढ़ावा देना करना चाहती तो फिर गूगल कहाँ से आएगी, हम उसका जो है ट्रांसलेशन करें, अनुवाद करें। शासनिक स्तर पर देख रहा है, व्यवसायिक स्तर पर देख रहा है, व्यावसायिक उसके व्यवसायिक हित है उसको। तो उसके व्यावसायिक हित को साधते हुए यदि हम ये बात कहें या ये बात हम गूगल के माध्यम से ही अगर हम देखें कि अभी आजकल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतने ज्यादा हावी हैं कि वहां पर 10% और 90% तक अफवाहें ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन उस 10% सच को यदि हम उजागर करना चाहें तो क्या आपका हमारा सबका ये दायित्व नहीं बनता है कि ऐसे शब्दों के बारे में हम बार बार आवाज उठाएं कि ये भावानुवाद के साथ साथ कहीं ना कहीं इसको जोड़ा जाना चाहिए। भावानुवाद आवश्यक है। मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ और ये मेरी देखी हुई बात है कि एक व्यक्ति कोई बोलने के लिए अपना भाषण तैयार कर रहे थे, मेरे बगल में बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे से पूछा कि एक्टिविटी के लिए हिंदी में ये हरकत शब्द आता है कि नहीं आता है। और फिर मैंने तो सहज कह दिया कि एक्टिविटी और हरकत एक सी चीज है, लेकिन देर बाद मंच से बोल रहे थे कि मैंने आपकी सब हरकतें देख ली। वहां पर इसका भाव बदल गया और हरकत बदल गया। तो ये ध्यान तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अभी आपने समानार्थी शब्दों की बात, ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है हिंदी के लिए। मैं एक परीक्षा की समिति में में सदस्य था, वहां ये चर्चा हो रही थी। तो वो यूँ कह रहे थे कि आप इस परीक्षा को हिंदी में क्यों नहीं देते। तो लोग वो उत्तर यही दे रहे थे कि हिंदी में एक शब्द के लिए 8 6 शब्द है। तो जो है परीक्षार्थी कितने शब्द याद करेगा, परीक्षक कितने शब्द याद करेगा। दक्षिण में जब कॉपी जाएगी, अगर किसी ने पानी को नीर लिख दिया है, पानी को जल लिख दिया है, तो वहाँ पे ये व्यवधान आ जाता है। जैसे अंग्रेजी की तरह चाहिए कि वाटर दुनिया में वाटर की लिखा जाएगा, हिंदी में जल अलग अलग बहुत सारे शब्द। ये भी एक समस्या आती है। तो जो सरकारी स्तर पर जो सरकारी कामकाज होती है शब्दावलियां, ये नहीं कहते सरकार ने जहाँ तक बजट या ये सब देने की बातें वह तो किया ही है। लेकिन जो भाषा से संबंधित जो विद्वानों का काम है, जो भाषा के जानकारों का काम है, जो उस भाषा के सरलीकरण की बात है। आज भी हम देखते हैं कि आपने सरलीकरण राजभाषा नियम बने थे 1976 में, उसमें आपने बहुत सारी बातें सरल कर दी कि सन के नीचे हलंत लगाने की जरूरत नहीं है, चंद्र बिंदु के नीचे चंद्र लगाने की जरूरत नहीं है, खाली बिंदु लगा दीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग शुद्धतावादी उनको कहा जाता है, वो शुद्धता पे जोड़ देते हैं। तो नहीं गोविंद साहब, शुद्धता की बात नहीं है। जब अनुस्वार और अनुनासिक की बात हम करते हैं तो जहां अनुस्वार लगेगा है अनुनासिक, तो क्या शब्दों का उच्चारण दोनों को हंसना और हंसना, तो क्या दोनों को हम एक ही मान लें? क्योंकि जहां चंद्रबिंदु और मानना पड़ेगा आपको कुछ एक जगह, क्योंकि ऐसे हंस और हंस तो दोनों में तो बहुत बड़ा अंतर है। तो जैसे अंग्रेजी तो आप देखिए ना, अंग्रेजी में कहीं कोई जो एक सीधा सा उदाहरण दिया जाता है कट और फुट का, वो है कि बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। डॉक्टर जहाँ लिखा होता है, अब अगर वहाँ पे फिर तो आप अपनी ही बात का विरोध कर रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे थे कि अंग्रेजी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं कर रहा। मैं हिंदी के व्यावहारिक पक्ष में आप कह रहे हैं कि समानार्थक शब्द वो हमारे यहाँ बाधा बने हुए, हाँ, बहुत ज्यादा होने की वजह से। क्योंकि लेकिन एक बात और भी, एक जगह भी हम हिंदी से थोड़ी सी हम राजस्थान में है, राजस्थानी साहित्य की और राजस्थानी जिसको देखें वो साहित्य में तो जो बादल के ही कम से कम की जो 80 पर्यायवाची मिल जाते हैं। लेकिन तो यही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत मिल जाते हैं। तो फिर वो उसको परीक्षा में उसका जैसे मान लीजिए उदाहरण आता है, बताते हैं कि कौन सी भाषा कितनी समृद्ध है, उसके पास कितने शब्द हैं, जैसे समानार्थक पर्यायवाची शब्द कितने ज्यादा हैं। परीक्षा आती जा रही है, मान लीजिए मैं पेपर सेटर हूँ, मैं कहता हूँ क्लाउड को हिंदी में क्या लिखते हैं, लिखिए। तो अब अगर जिसने बादल लिखा है और आप जो कह रहे हैं 10 शब्द हैं, तो अगर 10 अलग अलग कैसे जाए? तो ये तो मतलब ये हुआ कि जो परीक्षक है उसे भी इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि यदि वो परीक्षक है
तो कम से कम उन शब्दों की और उस भाषा की समृद्धता की जानकारी। जहाँ तक ज्ञान की बात है, अखिल भारतीय स्तर पर कोई परीक्षक पंजाब से आता है, कोई उड़ीसा से आता है, कोई मद्रास से आता है, कोई दिल्ली से आता है, तो उनके उच्चारण में जैसे अलग अलग होते हैं वैसे ही शब्दों में भी हो जाएंगे। भाषाई बात करते हैं और क्षेत्रवाद की बात करते हैं, तो क्षेत्रीय जो एक प्रभाव तो आएगा, लेकिन क्या उसका स्वरूप बदल जाता है? इससे तो आप कैसे कर सकते हैं, पता नहीं। प्रभाव तो आएगा, स्थिति ऐसी है, प्रभाव आएगा ना। अब जैसे मैं पहले एक उदाहरण दूंगा जी। मेरा बेटा जब पहली क्लास तो परीक्षा में पूछा गया कि 5 फलों के नाम बताइए। उसने 5 फलों के एकदम सही नाम बताया, लेकिन उसको 5 में से 3 नंबर बताए। तो आप कहेंगे क्यों? ये 3 नाम तो उसने हिंदी में बताए और 2 नाम जो है उसने सिंधी में बताए, और उस हिंदी में जो बताया वो टीचर जानती नहीं थी, क्योंकि बच्चा अपने हिसाब से सही है, लेकिन भाषा का समस्या जो है, जो उस उम्र में बच्चा नहीं सोच सकता, वहाँ इन चीजों से बचा जो रिवारी ने जो उदाहरण दिया, इसी वजह से। एक बात और है कि जब हिंदी की हम बात कर रहे हैं तो हिंदी ने अब आत्मसात करना शुरू किया है। बहुत सारे नए शब्द जो हैं, चाहे वो तमिल के हों, द्रविड़ मूल की भाषाएं हैं, अवध की है, या पुराने जितनी जो खड़ी बोली के हैं, प्राकृतिक भाषा के जितने उन शब्दों को हमारी हिंदी में समावेशित किया गया है। हमारी भाषा आ गए हैं बोलचाल में, लोग बोल रहे हैं, और हमने अंग्रेजी को भी आत्मसात किया। मोबाइल हम शब्द बोल रहे हैं तो मोबाइल ही हम बोल रहे हैं इसको। आप देखिए ना, ये जो महामारी का दौर आया, इसमें एक अनपढ़ गंवार उसको मालूम था कि क्वारंटाइन का क्या मतलब होता है, लॉकडाउन का क्या मतलब होता है। ये शब्दों को सुझाती रही। इन शब्दों पर हमारा यही है कि हिंदी में भी हमें सहज रूप से दूसरी भाषाओं के जो शब्द हैं उनको हमें समाविष्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारे हमने चपाती का शब्द लिया है, ऐसे शब्द हैं जो अरबी फारसी से हिंदी में आ गए और अब हिंदी के ही माने जाते हैं, क्योंकि जो हिंदी की जो मूल प्रकृति है वही है, वो संस्कृत से ही आई है और हमारी बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं से आई है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि यही कारण है कि हम मतलब परीक्षाओं में इससे मूल्यांकन नहीं कर पाते हिंदी के आधार। लेकिन आपने हलन तटाने की बात की, एक और आता है कि जब अरबी फारसी की बात कर रहे हैं, अरबी फारसी के हिसाब से गजल के नीचे दोनों जय के नीचे नुक्ता लगेगा, लेकिन जब भारतीय भाषा अनुसंधान परिषद की बैठक हुई 1985 में, और तब ये कह दिया गया कि नुक्ते हटा के और खड़ी पाई हटा करके यदि हम उनको बात कर रहे थे तो नुक्ता हटा दीजिए, हम उसको गजल कहेंगे। आपको राजभाषा नियम में सरलीकरण भी किया गया। वो गजल शब्द आपको सुनने में अच्छा लग रहा है क्या? या कर सकते हैं क्या जहाँ गजल है और गजल को हम गजल कह के यदि उसको स्वीकार करने लग जाएंगे तो क्या ये उचित है? इसी संदर्भ में मैं अखबारों का नाम लेना चाहूंगा। जैसे एक अखबार का नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी हिंदी अखबार को अनुस्वार, चंद्रबिंदु, बिंदु, कॉमा, फुल स्टॉप तक खत्म हो, यहाँ तक कि उसमें अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग होता है। अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग होता है वो दूसरी बात है, ठीक है, आपने इसको डाल किया, लेकिन जो हिंदी की जो मूल जरूरत है वो आपने खत्म नहीं कर दी। कॉमा, फुल स्टॉप अनुसार चंद्र और चंद्रबिंदु में जो नई पीढ़ी काम कर रही है, अनुनासिक और अनुस्वार में उनको अंतर मालूम नहीं है, और क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी का भी दोष है कि हमने हमारे बच्चों को समझाया नहीं है, या अगर हम थोड़ा जानते हैं तो हमने कभी प्रयास नहीं किया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति का बोलती है जब राजभाषा गृह मंत्रालय भारत सरकार के राजभाषा विभाग की तरफ से जारी परिपत्र में प्रोत्साहन और प्राइज कुछ आज के जो परिपत्र निकाला गया, जिसके बारे में आज ही हम बताया गया है, और एक राज्य सरकारी कर्मचारी उनको एक शपथ लेनी है और उस शपथ के जरिए ये कहना है कि, तो उसमें एक जगह लिखा है मैं हिंदी के प्रोत्साहन, हिंदी का के लिए प्रोत्साहन और प्राइज का अनुसरण करूं। अब ये प्राइज शब्द तो हम क्या इसको स्वीकार कर लें या प्रोत्साहन और पुरस्कार हम बोलें? नहीं, लेकिन अगर नहीं बोलते हैं तो देखिए यही बात नहीं कह रहा, हम सब कहते हैं कि हिंदी फिल्मों का बहुत योगदान रहा है,
एक देश में एक सर्वे करा के देख लिया जाए कि कितने लोग चलचित्र बोलते हैं, कितने लोग। नहीं, हमने फिल्म को अंगीकार कर लिया, हाँ, फिल्म वही तो शब्द अंगीकार तो चलचित्र करना ही अंगीकार। पड़ेगा, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्राइज भी आप लेकिन अंगीकार लेकिन प्राइज के लिए पुरस्कार और सम्मान, हाँ, वहाँ हमारे पास में अलग अलग शब्द हैं। हाँ, तो जब भी हम यदि कहते हैं कि प्रोत्साहन और पुरस्कार की नीति को अपना करके मैं हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास करूंगा, हाँ। तो क्या मैं प्रोत्साहन और प्राइज देकर के करूँ या प्रोत्साहन और पुरस्कार जिसमें वो उसका पदक का जो तैयार किया गया उसकी व्यक्तिगत कर यही बात मैं यही कह रहा हूँ कि मैं जो सबसे ज्यादा उस बात को जो इशारा कर रहा हूँ वो वही है कि जब हम इतनी छोटी छोटी गलतियां और राजभाषा के बारे में हम कर सकते हैं, तो हम आम आदमी से किस तरह की अपेक्षा करेंगे? वो तो अंग्रेजी बोलेगा, वो तो अंग्रेजी में बात करेगा। जैसे भी आपने अंगीकार करने की बात की, शब्दों को हम सबने स्टेशन और बस स्टैंड अंगीकार किया हुआ है। गाँव का व्यक्ति तो पूछता है बस स्टैंड जाना है, स्टेशन जाना है, लेकिन मैं 12 वर्ष कोई में जब महाराष्ट्र में था, वहाँ के लोग कहते थे गलत बोलते हैं आप, खाना गए उसके लिए शब्द वो मराठी की बात है, वो मराठी हिंदी में वो यही कहते थे कि तो आप हिंदी से और मराठी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अलग है, लेकिन वो लोग ये हर जगह जाकर इस तरह के विवाद को बन जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, मुझे ये बताइए आप पेन कैसे लिखेंगे? पेन कैसे लिखेंगे बोल के बताए जरा। बिल्कुल, यदि हम दो मात्रा लगा के लिखते हैं तो बहुत सारे लोग उसको पाइन बोलेंगे, और आप एक मात्रा लगाएंगे तो पेन कह देंगे, यानी दर्द हो गया। बीच का रास्ता क्या है? तो बस बीच का रास्ता कुछ तो यही है कि समझ के आधार पर जैसे अंग्रेजी में किया है, हमको इस बात को थोड़ा सा हटना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो ये हमारे भाषा विभाग के आप संदेश दे रहे हैं कि उनको इस बात को समझना चाहिए कि कुछ जो एक हम काफी बिल्कुल एक जगह अड़ गए, वो अड़ने वाले थोड़े लिबरल होना, उदार होना, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज। हिंदी की जो 12 बात है, यानी कि भाषा के स्तर पर तो ठीक है, आप लोग बात कर रहे हैं, सुझाव भी दे रहे हैं, लेकिन जो जन सामान्य को समझाना और वहां तक अपनी बात पहुंचाना बहुत मुश्किल है। उसमें आप मानस को इतना जल्दी परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन 12 भाषा के रूप में तो क्योंकि 12मासी और एक पूरे संपूर्ण भारत में बोली जाने वाली या ये एक जो संपर्क भाषा के रूप में हम बार बार यही कह रहे हैं कि संपर्क भाषा के रूप में तो इसको अंगीकार हमने कर लिया है, चाहे हम राष्ट्रीय स्तर पर भी कर लिया है। जो भारतीय लोग विदेशों में होते हैं वो यहाँ के किसी भी प्रांत से जाए वो वहाँ हिंदी बोलते हैं और हिंदी के निकरण करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप तो इतने सारे देशों में अलग अलग देशों में आप भ्रमण करते हैं और अलग अलग लोगों से आप भी मिले, हम भी मिले हैं, तो हमने ये महसूस किया है कि वो लोग जब भी भारतीय किसी से मिलते हैं तो वो हिंदी में बात करना, और वो चाहे किसी भी अपने प्रांत के रहने वाले और हिंदी में बात करना चाहते हैं। तो जब हिंदी में वो बात करना चाह रहे हैं वैश्विक स्तर पर, तो हम ऐसी क्यों शर्म आती है कि जब हम किसी बड़े कार्यालय में जाए या किसी बड़े व्यक्ति के सामने जाए तो हम कोशिश करते हैं कि उसको प्रभावित करने के लिए हम अंग्रेजी ज्यादा बोलना पसंद करते हैं। हम हमारी स्थिति इसको आप मैं तो साफ कहूंगा कि जैसे आप जैसे अंग्रेजों के जमाने में फलों की डंडियां ले जाते थे, उनके लिए ऐसे ही हम काटा लेके जाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, चाहे ऐसे रिश्वत मत करिए, लेकिन उसी तरह का हल्का सा उनको है ही उन्हें खुश करने की बात अगर है, खुश करने के लिए हम मान के चल रहे हैं कि अगले के सामने अंग्रेजी बोलूंगा तो वो खुश हो जाएगा, मेरा काम कर देगा। ये है कि आप अफसर में किसी अफसर के सामने है हिंदी में बोल रहे हैं तो वो चलता उस तरीके से नहीं होता है। अगर आपने अंग्रेजी में झाड़ना शुरू कर दिया तो आपको कुछ भाव थे, तो इसको मैंने अनुभव किया। ये हर व्यक्ति अनुभव करता है कि अंग्रेजी वाले के थोड़े से, क्योंकि हमने कहा ना क्या हमने गांठ बांध लिया मन में कि अंग्रेजी हमसे कुछ एक कुलीन वर्ग की भाषा है, और यदि हमें कुलीन बनना है तो हमें अंग्रेजी में बोलना होगा, और अंग्रेजी में यदि हम बोलेंगे तो हमारी बात जल्दी सुनी जाएगी, उस पर गौर किया जाएगा। वो सत्य अपनी जगह है, हिंदी में बात कम मानी जाएगी, यह ऐसा माना जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि जब हम वैश्विक पर्यटन की बात करते हैं, चाहे ये हम देशज पर्यटन की बात करते हैं, तो वहां पर हमें हिंदी के बिना काम नहीं चल सकता है। आप अंग्रेजी में
की बात सही है। एक गांव में जाएंगे तो आपको हिंदी में आप पंजाब में जाएंगे उनकी आप पंजाब में जाएंगे आप कश्मीर में नहीं बोल सकता है, कश्मीर में जाएंगे आप हिंदी या डोगरी आप नहीं जानते हैं, लेकिन हिंदी से हम नहीं जानते। तो ऐसे में बारेमासी भाषा की बात हम करते हैं तो वो समाजी भाषा नहीं है, ये समाजी भाषा नहीं है, बारेमासी भाषा है। इस आधार पर तो हमें कुछ होना ही चाहिए कि राष्ट्रभाषा है, पूरे राष्ट्र में चलती है। लेकिन हम मान लेते हैं कि राष्ट्रभाषा का दर्जा भी नहीं लेकिन मिला। वो जो राष्ट्रभाषा की अगर हम बात करेंगे कि हमें इसमें सारी सुविधाएं मिल जाए, वो अभी नहीं मिली है। और लेकिन गजेंद्र जी एक बात हो रहा है कि वैश्विक दृष्टि में यदि आप देखेंगे तो वहां पर विभिन्न पत्र पत्रिकाएं इतनी ज्यादा, चाहे आप फिजी की बात करें, चाहे मालदीव की बात करें, चाहे आप छोटे छोटे देश हैं उन देशों तक की बात करें, या फिर कनाडा में बहुत बड़ा योगदान है, पंजाबी के बाद हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है, अमेरिका में छप रही है, ऑस्ट्रेलिया में छप रही है, हिंदी की जितनी पत्रिकाएं हैं उनको उन्होंने जो हिंदी को बढ़ावा दिया है वो क्या मानते हैं? हिंदी की पत्रिकाओं की बात चली है, मैं एक बहुत ही रोचक बात बता रहा हूँ। मैंने 10 साल पत्रकारिता की भारत के बड़े ग्रुप, नाम छोड़ता हूँ मैं, तो उस ग्रुप का जो मालिक है उसका लड़का जब मैंने काम संभाला तो लंदन से पढ़ के आया था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो आते ही मालूम क्या कहते हैं कि हिंदी दोयम दर्जे की भाषा है, और वो उस स्थिति में कहता है जबकि उस ग्रुप द्वारा उस समय तक यानी कि उस काल में सबसे ज्यादा हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता था, सबसे ज्यादा प्रसार था, मान्यता थी, लोग मतलब जो है उससे प्रभावित थे, मतलब जो है एक वो बना हुआ था, उसने अति सारी व्यक्ति बंद कर दी, बच्चों की बंद कर दी, महिलाओं की बंद कर दी, साहित्य की बंद कर दी, फिल्म की बंद कर दी, सिर्फ जो एक अंग्रेजी की जो सबसे ज्यादा चलती थी। अच्छा, एक जब आपने ये बात, क्या कहेंगे, ये इसी से जुड़ी हुई एक बात उठ रही है कि जब इस तरह की पत्रिकाओं को बंद किया गया है, चाहे हम संपर्क की बात करते हैं, धर्मयुग की बात करते हैं, साप्ताहिक हिंदुस्तान की बात करते हैं, लंदन की बात करते हैं, इतनी सारी जो बच्चों की पत्रिकाएं या कहानियों की पत्रिकाएं, इतनी सारी सब चीजें आती थी, वो हर व्यक्ति के मनोरंजन के लिए, हर व्यक्ति के ज्ञान वर्धन के लिए होती थी। बावजूद इसके आज तक वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अब लोगों के लिए ऑनलाइन और ये सारे रास्ते खुले, लेकिन इसके बावजूद भी पत्रिकाओं के प्रसार में, अखबार के प्रसार में भी कुछ अंतर देख रहे हैं, क्योंकि आप पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं, आप बच्चों के साथ में काम किया है। देखिए, तकनीक की वजह से जो हमारे सामने नए विकल्प आए हैं उन्होंने अपना प्रभाव तो डाला ही है, कोई इनकार नहीं है, लेकिन अपनी परिस्थितियों में चलते अखबार में बढ़ रहे हैं। हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी के अखबार की बात, हिंदी के अखबारों की जो पाठकता है या जो पत्रिका है वो बड़ी। इसको ये मानिए कि आबादी बढ़ी है, उनका सारी बात, बस इसको आबादी से जोड़े तो उसका प्रतिशत पढ़ने वालों का बढ़ा है, या क्योंकि हम क्योंकि कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या बढ़ी है, तो आप ये तरफ, लेकिन क्या अगर आप प्रतिशत में देखेंगे तो प्रतिशत घटा है, लेकिन आबादी बढ़ी है तो उस हिसाब से उनका प्रसार बढ़ा है, लेकिन दोनों को मिला करके नहीं है, दोनों को मिला के नहीं देख सकते हैं। लेकिन अभी भी ये माना जाता है कि जब आप पूरे विश्व के वैश्विक पटल पे देखें तो वहां पर हिंदी को बहुत सम्मान दिया जा रहा है। बिल्कुल सही, हम चाहे मान दें या ना दें, लेकिन भारत के बाहर हिंदी को इतना ज्यादा मान, भारत के बाहर जितना हिंदी को सम्मान मिल रहा है, देश में उतना हिंदी को सम्मान, एक दूसरे का सम्मान हम कर रहे हैं ना। यदि आप मेरा सम्मान कर रहे हैं और मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ तो इसमें बुरा कहाँ? बुरा नहीं, लेकिन स्थिति जब हम चर्चा करें उसमें हिंदी देनी है, इसको इसका पुराना गौरव दिलाने की हमारी जिम्मेदारी जो बनती है, उसमें पुराने गौरव से हम सरकार साथ नहीं देगी। हम कौन से सन की सदी की बात करें पुराने गौरव की बात में? आजादी की लड़ाई के समय की बात, आजादी की लड़ाई के समय की बात, संग्राम जो है सारा, उस वक्त जो मानसिकता थी लोगों की वो लौटे किसी तरह, उससे नैतिक मूल्य भी जुड़े हैं, भारतीयता की बात भी हुई है। उसके बाद जो है ना, आजादी के बाद ये ठीक कह रहे थे कि वो गौरव जो है उससे जोड़ा जाए। जहाँ तक तकनीक की बात है, मैं तो बड़ी तो कहता हूँ आप बात में, ये अंग्रेज सिर्फ 70 साल रुक जाते हैं, जैसे ही 800 जिसमें जुड़ गई
तो भूल जाते हैं आजादी की मांगे नहीं होती। चलिए ये तो मजाक की बात है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि एक दूसरे की आजादी के समय की बात करते हैं, आजादी की लड़ाई के दौरान जितनी पत्र पत्रिकाएं भारत में छपती थी और जितना लोगों के बीच में जाती थी, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना हावी नहीं था और ना ही उपलब्ध था। उस वक्त की जो भाषा थी, क्या वास्तविक रूप में जिस हिंदी का हम जिक्र करते हैं, जिस हिंदी के लिए हम अड़ियल बने हुए हैं, क्या वो हिंदी थी या हिंदुस्तानी जबान थी? जहाँ आप उसको कह सकते हैं कि वो हिंदुस्तानी ही थी, लेकिन तो आज भी उसी के लिए आज हम हिंदुस्तानी जबान को क्यों नहीं अंगीकार करना चाह रहे? हम हिंदी के लिए क्यों अड़े हुए हैं? नहीं, ऐसा आपको कहाँ लगता है कि इन लोगों को अच्छा लगता है? अब देखिए, सबकी जो क्षेत्रीय भाषाओं का असर तो है, सारा उत्तर प्रदेश, सारा नहीं कहूँगा तो भी अधिकांश कोशिश बोलते हैं, नेशन बोलते हैं, नेशन। तो जो क्षेत्रीय भाषाओं का इस तरह प्रभाव तो रहेगा ही, लेकिन जो वो ये शुद्ध हिंदी और अशुद्ध हिंदी या मिलावटी हिंदी, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी बात हो रही है हिंदी के गौरव की, हिंदी के सम्मान की। तो उसमें ये है कि जो अभी आपने भी कहा कि विदेशों में हिंदी का सम्मान है, तो वो इसीलिए है कि वो बाहर जाके हिंदुस्तान को अपने देश के रूप में देखते हैं। यहाँ होते हैं तो वो अपने शहर को भी अलग अलग अपने मोहल्ले के रूप में देखते हैं। लोग अपने शहर, अपना राज्य, अपना मोहल्ला, अपनी मातृभाषा, अपनी जाति, अपना धर्म इसमें बांटते। बाहर जाके वही चीजों को नहीं बांटते, वो हिंदुस्तान के रूप में देखते। इसका तात्पर्य क्या किया जाए? इसका तात्पर्य यही लिया जाए कि हम यहाँ भी उदारवादी हो जाए, अंदर भी हम जो है ना, भारत में हम इतने उदारवादी हो जाए। और हिंदी जो आपने अभी बोला था लचीलापन, वो जो है वही हम अपना काम देंगे। भारत में रह के आप इतने लचीले नहीं और विदेश में जाते हैं आप लचीले हो जाते हैं। ये डर है या ये क्या है? हमने अपनी हिंदी भाषा को बिल्कुल बता दिया है जी, और बड़ा आनंद है। अभी हमने बातचीत कर रहे हैं, तो देखिए कितने अंग्रेजी शब्दों को आपने बिल्कुल हमें पता ही नहीं था किया। हमारे अंदर समावेशित लोग हैं। आप इतना पीछे जाते जाएंगे ना, आपको हिंदी का एक भी शब्द नहीं मिलेगा। तो संस्कृत से हिंदी बनी है, संस्कृत पाली प्राकृत ऐसे करके संस्कृत का सरलीकरण हो सके। संस्कृत कठिन थी और इसीलिए वो मीडियम लैंग्वेज बनी, इसके सरलीकरण से ही हिंदी बनी। तो इसलिए अगर आप हम हिंदी की भी विशेषता पे जोड़ देंगे तो हम भी तो ये कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं हिंदुस्तानी जबान को जो हम बोला करते थे सन 1935 और सन 30 और सब कुछ स्वीकार करें, बिल्कुल। लेकिन बस वही वाली बात आ जाती है कि उसको स्वीकार करते ही आज के तकनीकी युग में, क्योंकि हम लोग शिक्षा में इतने ज्यादा है देश में, बिना तकनीकी परीक्षाओं के तकनीकी मूल्यांकन के हमारा काम चलता नहीं, तो वो फिर उसमें हिंदी का काम नहीं चल पाता। वहाँ हमें सांकेतिक अंग्रेजी की नॉलेज देखनी। एक तरफ हम अंग्रेजी का विरोध करते हैं, एक तरफ हम कंप्यूटर को संगणक कर पता नहीं क्या क्या हम त्वरित संगणक कहेंगे क्या, तो वो ऐसा क्यों होता है ये आपको पता ही होगा। वो जो डॉक्टर रघुवीर ने कोष बनाया था, तो कहते थे कि हर शब्द का हिंदीकरण किया जाता है। ये एक मुहावरा ही है। वो सिगरेट को बजट कहने लगे, सिगरेट पान तटिका कहने लगे, तो फिर ये मुहावरा चल पड़ा कि किसी की हिंदी किसी व्यक्ति का कर गिरा दिया। ऐसा नहीं करके ये जरूरी है कि अन्य भाषाओं यथा रूप जो यथा स्वरूप उसमें शब्द का है, उसको स्वरूप के उसी स्वरूप में हम अंगीकार कर लें और उसको हम अपने उसको शब्द समावेशित करके करेंगे तो कहीं अच्छा। प्राइज की जो बात की थी, अवार्ड की बात की थी, प्राइज ज्ञानपीठ अवार्ड, लेकिन हम ज्ञानपीठ पुरस्कार भी सब समझते हैं। जो समझते हैं हम सब समझते हैं। बोले इस पे देखिए थोड़ा समय हो जाएगा, लेकिन एक छोटी सी बात, मैंने ये उदाहरण एक जगह दिया था कि आप कहते हैं कि कितने शब्दों को आप अगर ऐसे करेंगे तो एक व्यक्ति मुझे कहने लगे अपने फादर स्टेशन गया, तो ऐसे तो हम कितने शब्द बोले, कितने बिल्कुल। तो मैंने उनसे यही कहा था कि अपने घर पे वो देखिए कि हम जब कोई हमारे घर पे खत्म हो जाता है, तो मान लीजिए चीनी खत्म हो गई तो हम पड़ोस से मांग रहे, लेकिन अगर आप पड़ोस से 10 चीजें मांगेंगे तो पड़ोस नहीं देगा। जो खत्म हो गया वही मांगिए। तो वैसी हिंदी को अपनाइए। हिंदी में जो शब्द नहीं है वो दूसरी भाषाओं के लिए जो है वो हिंदी। बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारे पास चीज नहीं है वो ही मांगे,
हर चीज मांगेंगे हर चीज वो मांगेंगे तो दरवाजे बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आज की संगोष्ठी का सार यही निकल रहा है कि भारतीय जो भाषा हिंदी है वो संपर्क भाषा के रूप में अंगीकार कर ली गई है पूरे देश में। बारहमासी भाषा है, कहीं इसमें अंतर नहीं कि पूरी ये बारहमासी भाषा नहीं है। पूरे 12 महीने और 12 हर जगह बोली जाती है, लेकिन कार्यालय को स्वीकार नहीं किया गया है। कार्यालय के रूप में राजभाषा को यदि हम राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करें तो कहीं ज्यादा अच्छा होगा। तो और ये जो राष्ट्रभाषा का सम्मान और दर्जा तभी हम दे सकते हैं जब हम प्रयास करें, तभी उसे अंगीकार करते हुए और इसकी सरलीकृत करते हुए इसको करें। मानसिकता अपनी अपनी बना के चलेंगे, सब संतोषजनक। तो आज की संगोष्ठी को यही विराम देते हैं इसी के साथ में कि वास्तव में हिंदी बारहमासी भाषा है और साथ ही साथ पूरी तरह से संपर्क भाषा, वैश्विक संपर्क भाषा बने। हम ऐसा एक कामना करते हैं कि पूरे दुनिया में हिंदी का वर्चस्व स्थापित हो। हम सभी का धन्यवाद करते हैं जो हमारे श्रोतागण हमारे साथ में जो जुड़े हुए थे, उनका भी दर्शकगण जुड़े हुए थे, सुन रहे थे, उनका सबका आभार व्यक्त करते हैं। और गजेंद्र रिजवानी जी और आपका भी आभार। नमस्कार।